गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाएं सब लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉब्लम अगर आपका चल रहा है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। वैसे हम लोग अब यूट्यूब में अभी मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो यूट्यूब में भी आपको लेक्चर्स मिल जाया करेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा यूट्यूब लिंक मैं भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा। अदरवाइज इसी नाम से ही आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा फेसबुक पे, वो सॉरी यूट्यूब पे। नॉर्थ ईस्ट पीएससी जिस नाम से फेसबुक पेज है, उसी नाम से आपको यूट्यूब पे पेज वो चैनल मिल जाएगा। अभी सारे अपलोड नहीं किए, धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे सारे अपलोड कर देंगे। बट बेटर होगा आप यहीं पर देख लें, अगर इनकेस ज़्यादा दिक्कत हो तभी उस पर जाएं, क्योंकि वहाँ थोड़ा डिले से लेट हम लोग अपलोड कर पा रहे हैं। इधर अगर आप यहाँ फेसबुक पे करते रहेंगे तो यहाँ तो ऐसा होता है, लेक्चर लाइव होने के बाद अपने आप रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाता है। वहाँ पर अलग से करना पड़ता है, तो उसके लिए उसमें टाइम भी लग जाता है कभी कभी। तो सारे लेटेस्ट तो आपको यहीं फेसबुक पे ही मिलेंगे।
हाँ जी, सुसंध्या। अरे भैया यूट्यूब पे सेम नाम है जो फेसबुक का नाम है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी, उसी नाम से यूट्यूब पे, कुछ अलग से नाम नहीं रखा है। ठीक है। तो चलिए, तो आज हमें क्या डिस्कस करना है, मार्च का ही हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, पार्ट 3। दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन है आज हमारे पास टोटल डिस्कस करने के लिए। कोशिश करेंगे 20 के 20 आज कंप्लीट करके जाएं। ठीक है। देखिए, आपका जो एसआई का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जनवरी से स्टार्ट कर दें, और जनवरी से लेकर आप जुलाई तक का तो मान के चलिए कर ही लीजिए। जनवरी से जुलाई का आप कर ही लीजिए करंट अफेयर्स, प्लस 1 अगस्त ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इसको भी करके जाइए, क्योंकि बहुत हाईली चांस है, क्योंकि जिस हिसाब से एपीएसएसबी ने पूछा है तो मे भी हो सकता है यहाँ पर भी पेपर लेट बने, तो कैसे क्या सीन बन सकता है हम नहीं जानते। तो अपना रिस्क कम करने के लिए आप जनवरी से जुलाई कर दीजिए, और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त यानी 7 अगस्त तक का करंट अफेयर्स करके जाएंगे। ये सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो 1 अगस्त से वीक का ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो आपको जनवरी से जुलाई प्रिपेयर कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे के क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, तो कोशिश करिए ये जनवरी से जुलाई तक का करें। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाइए, कनेक्ट होते जाइए। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, तो ये बताइए, जो करंट अफेयर्स जो पिछला हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वो आप पढ़ रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, वो भी ऐसा नहीं कोई फर्जी काम आपको कराया जा रहा है, रिवाइज उसको करते रहना है। पहली चीज तो कोशिश करिए चीजें आपका क्लास में ही रेडी हो जाएं। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास में अगर आप आंसर देंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। और रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली आप देख लीजिए यूडीसी वाले पेपर में 3 क्वेश्चन लगातार अपने वही वाले थे जो 10 क्लासेस में हमने डिस्कस करा है। उधर जीके और करंट अफेयर्स में जो डिस्कस करा, जो क्लासेस हुई उनमें से डायरेक्ट 3 सवाल फंस गए थे। तो उम्मीद है कि आपका जो एपीपीएसएस का ये एसआई का स्क्रीनिंग है इसमें भी होपफुली क्वेश्चंस फंसेंगे उसमें से। तो इसीलिए जितना भी पढ़ रहे हैं ये रिवाइज जरूर करते रहिए, रिवीजन इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप ही के काम आएगा। चलिए, गुड इवनिंग अमन वांगसा जी। गुड इवनिंग मोंगलांग। चलिए, न्योयम को भी गुड इवनिंग, ओलिक को भी गुड इवनिंग। औरों के कमेंट नहीं दिखा रहा है मुझे, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर। ठीक है। तो 8 बजे का अपना क्लास है, 8:05 हो गया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which city with a million plus population has topped the 2020's Ease of Living Index that was released by the Ministry of Housing and Urban Affairs? तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए। Which city with a million plus population has topped the 2020's Ease of Living Index that was released by the Ministry of Housing and Urban Affairs? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे अब तक, तो आंसर दीजिए। पहले तो क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं आप इस तरह से, Which city with a million plus population has topped the 2020's Ease of Living Index? ठीक है, ये रैंकिंग आई थी 2020 की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, अभी मार्च 2021 में आई है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसे रिलीज किसने करा है? इट वॉज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको रिलीज कर रहा है।
तो आपको ये बताना है कि इसमें टॉप किसने करा है, जल्दी से बताइए। कमेंट नहीं आ रहे क्या आपके? आ जाने चाहिए। हाँ अब आए। सी ए अहमदाबाद पुणे सी। सी क्या है? बेंगलुरु। कुछ कह रहे हैं पुणे, फिर कुछ कह रहे हैं अहमदाबाद। तो पुणे अहमदाबाद बेंगलुरु, इनके अलावा किसी और को लग रहा है कोई और आंसर है? अहमदाबाद लग रहा है? जल्दी बताइए कौन सा आंसर लॉक करें, पुणे अहमदाबाद बेंगलुरु? देखिए कैटेगरी कौन सी है, दो कैटेगरीज में आती है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स दो कैटेगरीज में आती है, लेस देन मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, लेस देन मिलियन पॉपुलेशन और ग्रेटर देन मिलियन पॉपुलेशन, दो कैटेगरीज में आती हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं आपके 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। यानी ऐसे शहर जिनकी 10 लाख से आबादी कम है उनकी रैंकिंग अलग है, और जिनकी 10 लाख से ज्यादा है उनकी रैंकिंग अलग है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात आ रही है, और यहां पर हमसे किसकी पूछा है? मिलियन प्लस पॉपुलेशन, यानी ऐसे सिटीज जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, मिलियन प्लस पॉपुलेशन की बात कर रहा है वो हमसे, ठीक है। तो मिलियन प्लस पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। जो लोग लेट कर रहे हैं वो क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन था विच सिटी विद अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन हैज टॉप द 2020 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसमें मैंने कहा सबसे पहले तो आप देखो पूछ क्या रहा है, 2020 की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रैंकिंग पूछ रहा है। रिलीज किसने करी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिलीज करी। कैटेगरी कौन सी थी? मिलियन प्लस पॉपुलेशन। दो कैटेगरीज में निकालते हैं, लेस देन मिलियन और ग्रेटर देन मिलियन। तो मिलियन प्लस पॉपुलेशन में किसने टॉप किया है? करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु, ठीक है। करेक्ट आंसर याद रखिए, करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। अच्छा अब मेरे को एक बात बताइए, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? ये बहुत कॉमन सी चीज है, पूछता रहता है ये। आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके मिनिस्टर कौन है? ताशी चौंबे रो क्यों रहे हैं? अरे भाई ऐसी रोने वाली तो कोई बात नहीं है। तो ज्यादातर लोग वैसे सी पे ही जा रहे थे। अब मैंने आपसे पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री बताने हैं आपको। पुरी जी, आपसे इंटरव्यू में पूछा गया ये सवाल, आप मान के चलिए आपसे इंटरव्यू में पूछा गया ये सवाल। अब आप क्या आंसर देंगे? ऐसे ही बोलेंगे पुरी जी इंटरव्यू में? अरे वो अपने पुरी चचा हैं, ऐसे बोलेंगे? पूरा नाम बताइए। हरदीप सिंह पुरी। अब हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, जो यहाँ पर फिक्स क्वेश्चन है उन्हीं में ऑप्शन मिलेगा, इनसे रिलेटेड जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। अरे अभी भी दिक्कत हो रहा है। नीचे तो मैंने कर दिया था इसको। अच्छा जिनको नीचे वो पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे आज ऊपर दिक्कत हो रही थी तो इतना स्पेस वैसे मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी भी थोड़ा और इसको नीचे करने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा आप देखिए दिख जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं लिखा, बस ये लिखा है विच सिटी विद अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन, ठीक है, और कुछ खास नहीं लिखा है। क्या लिखा है? विच सिटी विद अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन। नेक्स्ट टाइम पे और इसको नीचे कर दूंगा। वैसे आज सुबह भी यही दिक्कत हो रही थी तो मैंने इतना स्पेस इसे नीचे शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अभी भी वो कह रहा है थोड़ा और नीचे जाएगा। चलिए कोई नहीं, उसको अगली बार कर देंगे। अभी आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है विच सिटी विद अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर आपका हरदीप सिंह पुरी, ठीक है।
देखिए अभी तो नहीं हो पाएगा नीचे। अब ये पूरा सेट हो गया। अब ये अगली क्लास में मैं इसको नीचे कर पाऊंगा। ठीक है। गुड इवनिंग लोग जी। अजय कुमार भल्ला, तो ही करवाक जी, अजय कुमार भल्ला हमारे होम सेक्रेटरी हैं। जो होम मिनिस्ट्री होता है ना, होम मिनिस्ट्री में वो सेक्रेटरी हैं, अजय कुमार भल्ला। यहाँ हमने आपसे पूछा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री, वो आपका हरदीप सिंह पुरी हैं। चलिए ये अब इसके बाद ये आप ये देख लिए कौन कौन सी रैंकिंग निकली है। दो कैटेगरीज में निकलती है, एक मिलियन प्लस कैटेगरी, ऐसे सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, और ऐसे सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है। तो जिनकी 1 मिलियन से ज्यादा है उनमें सबसे टॉप पे कौन है? बेंगलुरु। पुणे इस बार सेकंड पर है, पिछली बार टॉप पे था, इस बार पुणे सेकंड पे चला गया। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा फिर बाकी सारी सिटीज की भी रैंक आप एक बार पढ़ सकते हैं। और अगर स्मॉल सिटीज हैं, जो आपको नोटिस करना है, आपको ये नोटिस करना है, जो स्मॉल सिटीज हैं उसमें से जो सबसे टॉप रैंक है वो किसकी है? शिमला की है। ठीक है। अगर ये पूछे लेस देन मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन टॉप पे है, तो किसको कहेंगे? शिमला को कहेंगे। ठीक है। फुल स्क्रीन में चला जाता है क्या? हाँ फुल स्क्रीन कर लीजिए, फुल स्क्रीन में जा रहा है। फुल स्क्रीन में कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आ रहे हैं। ये शायद हम पहले भी कर चुके हैं। व्हाट इज इंडियाज स्कोर इन द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट रिलीज बाय फ्रीडम हाउस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम हाउस, वो एक रिपोर्ट निकालता है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021। वो रैंक नहीं देता है। ठीक है। ये जो रिपोर्ट आती है ना, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, ये लोग रैंक नहीं देते हैं। ये क्या देते हैं? स्कोर देते हैं और एक स्टेटस देते हैं। तो इंडिया को स्टेटस क्या मिला है? ठीक है। स्कोर देते हैं और स्टेटस देते हैं। इंडिया का स्टेटस है पार्टली फ्री, यानी ये कह रहे हैं हमारे पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है। तो ये इन्होंने हमें कैटेगरी स्टेटस क्या दिया? पार्टली फ्री। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस इंडेक्स के हिसाब से, इस फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का स्कोर कितना था, ये पूछ रहा है। अच्छा, कमेंट करने को जगह नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देख लीजिए। हाँ, इसको अगली बार थोड़ा और मिडिल में कर दूंगा। अभी इस बार देख लीजिए। क्वेश्चन में बोलता भी जा रहा हूँ, अगर नहीं भी दिख रहा है आप इसे तो बोलता जा रहा हूँ, उसको देखते रहिए। तो ए और बी आंसर आ रहा है। जीरो एन जी कह रही हैं 88, लोग भी कह रहे हैं 88। सारे महारथी आज 88 क्यों कह रहे हैं? ऑल राइट, गोजुम भी कह रहे हैं 88, लोबसांग ताशी भी कह रहे हैं बी। बी 72 भी कह रहे हैं। रामानुजन कह रहे हैं 72। इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं? इतने लोगों का आंसर गलत कैसे हो सकता है? एक बार चेक करिए। आज सारे महारथी गलत कैसे हो गए? एक बार चेक करिए। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट, क्या है आंसर? ये देखिए, ताशी चौम्बे आए ए इज श्योर। अरे बाप रे, आसिन सांगचूदू कह रही हैं, आप कह रहे हैं 95। जो भी होगा इंडिया का खराब ही आया होगा, इसको तो ज्यादा से ज्यादा बेकार वाला लगा दो। वैसे जितना कम स्कोर होगा उतनी डेमोक्रेसी हमारी खतरे में है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका 67 है। इंडिया स्कोर इन द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज, इसका करेक्ट आंसर है 61। ठीक है।
ओ ये तो गड़बड़ हो गया है। करेक्ट आंसर 61 है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये रिपोर्ट दो चीजें बताती है, एक स्कोर बताती है, एक स्टेटस बताती है। हो सकता है एग्जाम में स्टेटस पूछ ले, तो स्टेटस भी पता होना चाहिए। स्टेटस उसने क्या दिया है, हमें पार्टली फ्री दिया है, ठीक है। लोग कह रहे हैं 88 लॉक कर दिया जाए। लोग अगर 88 लॉक कर देंगे तो हार जाएंगे आप। अभी तक का सारा जितनी धनराशि आपने जमा की है, ठीक है। अरे नहीं भैया ताशी जी, कैसे कैसे इमोजी बना के भेज रहे हैं आप। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 67 है। अरे रोना नहीं है, रोना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन गलत सही होते रहते हैं, क्वेश्चन का क्या है, आज सही है कल गलत है। 67, 67 भैया 67, करेक्ट आंसर 67। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ देखना है इस क्वेश्चन में? जितना देखना था मैं बता दूं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की नजाकत को समझिए, आने के चांसेस हैं, ठीक है, इसीलिए मैं इस पे ध्यान दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर from India who has been felicitated with United Nations Asia Environmental Enforcement Award। इसका आंसर प्लीज करेक्ट दीजिए। एक फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर को यूनाइटेड नेशन का एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड मिला है, तो उन फीमेल का नाम पूछ रहा है। विच कंट्री नंबर वन? नंबर वन पे आपको स्कोर पे टॉप पे देखेंगे तो शायद फिनलैंड होगा। नॉर्डिक कंट्रीज ही रहती है, इसका फिनलैंड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। नेम द फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम इंडिया हु हैज बीन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना प्रॉपर, क्योंकि मैं भी इसको फोन में देखता जा रहा हूं। ऐसा नहीं फेसबुक आपके लिए अलग है मेरे लिए अलग है, मैं भी इसको फोन में देखता जा रहा हूं। वो जो लाइव और नंबर्स दिखाता है उसके नीचे ही क्वेश्चन आ रहा है। होपफुली अब यहां से आपके लिए ठीक रहेगा। तो क्वेश्चन है आपको क्या बताना है, नेम द फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम इंडिया हु हैज बीन फेलिसिटेटेड विद यूनाइटेड नेशंस एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या होता है ना, कई बार समझ में नहीं आते हैं, तो उसको ब्रेक कर लिया करिए। तो सबसे पहले देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम, ठीक है। कहां से है वो? इंडिया से है। क्यों पूछ रहा है? उसको फेलिसिटेट किया गया, फेलिसिटेट मतलब अवार्ड दिया गया है। किस अवार्ड से फेलिसिटेट किया गया है, मतलब कौन सा अवार्ड दिया गया है? यूनाइटेड नेशन का एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? यूनाइटेड नेशन का एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। डी पे जा रहे हैं, डी या सी? डी सी कौन सा है बताइए। ये मैं नहीं चाहता हूं आप लोग गलत करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए मैंने क्या कहा, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आए उनको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं एपीपीएससी से कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दें, क्योंकि एपीपीएससी थोड़ा सा यूपीएससी के साइड पे चल दिया है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे। इसीलिए मैं कह चुका हूं अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गए, एक आपके वैसे वाले सवाल हो गए। आत्मनिर्भर भारत होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, तो आत्मनिर्भर भारत वाले क्वेश्चन भी जरूर करना है। ऐसी कोई स्कीम है जो आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट कर रही है, वो स्कीम जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। हाँ जी भैया जी, सी सष्मिता लंका जी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो बताइए किसे लॉक करें? आई थिंक करेक्ट आंसर इज सष्मिता लंका, ठीक है। सष्मिता लंका को सपोर्ट करते हुए करेक्ट आंसर हम लगाते हैं सष्मिता लंका। तो ये फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उड़ीसा की, ठीक है, उड़ीसा की फॉरेस्ट ऑफिसर हैं मिस जो भी है सष्मिता लंका।
इन्होंने क्या करा है, वहां के जो फॉरेस्ट थे वहां पर जो एक गैंग चल रही थी, एक कह सकते हैं सिंडिकेट टाइप का था, एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्मगलिंग करती थी पेंगोलिन्स की। तो उन्होंने उस स्मगलिंग करने वाले रैकेट को पकड़वाया था। तो उनके इस काम को रिकॉग्नाइज किया आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। ठीक है, बॉडी कौन सी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। तो इस यूएनईपी के अंडर एक अवार्ड बना है, एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। तो ये किसको दिया गया, सष्मिता लंका जी को दिया गया। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां है। ये मैं पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं, उम्मीद है इस बार आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, प्लीज दो ऑप्शन नहीं लगाने, एक स्विट्जरलैंड नहीं लगाना है, एक यूएसए नहीं लगाना है, दो नहीं लगाने, उसके अलावा कुछ भी लगाइए। आप सी को सपोर्ट कर रहे हैं, चलिए आपका सपोर्ट फायदे में रहा, सही हो गया। तो अब मैं क्या पूछ रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर। अभी तक आंसर नहीं आए हैं, लग रहा है गूगल चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, वीना सेखरी जी नहीं है, सष्मिता लंका जी हैं। आंसर नहीं आया, लग रहा गूगल चल रहा है। ऑल राइट, नांग कह रहे हैं नैरोबी, जुंगे कह रहे हैं नैरोबी। पूरा बताइए नैरोबी है कहां पर, नैरोबी कहां पर है, किस कंट्री में, नैरोबी सिटी है, कंट्री है, क्या है? कंट्री का भी नाम बताइए, आपने तो सिटी बता दिया। नैरोबी इज ए कैपिटल, किस कंट्री की कैपिटल है? पूरा नाम कंट्री का बताइए। बहुत बढ़िया, केन्या। इसका मूवी भी है क्या? कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं भाई जी, कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं? अच्छा, इस एक्ट पर पता नहीं, मुझे याद नहीं इस पे कोई मूवी है कि नहीं है। नैरोबी कैपिटल, वो इस कैपिटल ऑफ केन्या। तो ठीक है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी, नैरोबी। और क्या लिख दें, केन्या। अच्छा, केन्या किस कॉन्टिनेंट में आएगा, एशिया में है कि अफ्रीका में या यूरोप में, कहाँ गया? हाँ जी, केन्या किस कंट्री में, मतलब किस कॉन्टिनेंट में आएगा, एशिया में आएगा, अफ्रीका में आएगा? क्वेश्चन था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ये देखो, मनी हाइस्ट चल रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हाँ, मनी हाइस्ट में कैरेक्टर था नैरोबी, नैरोबी। बढ़िया वेब सीरीज है, जरूर देखिएगा जिसने नहीं देखी हो। अभी नहीं, एग्जाम बाद, ठीक है, अभी नहीं देखना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ क्वेश्चन ये था यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर। चलिए, अफ्रीका हो गया, मैंने देखी है भैया, मैंने देखी है, मैं भूल गया था। हाँ, मुझे याद आया, मैंने देखी है, मैंने सारे सीजन देखे, चारों देखे, पांचवें का वेट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द केरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या। केरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? बताइए। अरे भैया, व्हाट अबाउट एस्पिरेंट्स, वो भी देखा है? मेरा यही तो शौक है मूवीज का। आप लोग भी देखिएगा, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम बाद। ए फॉर अफ्रीका, बहुत बढ़िया। मिमी कह रहे हैं मोदी। कौन से मोदी, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, पूरा बताइए। तो हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द केरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड?
नितिन गडकरी लगा रहे हैं। ओहो, कई लोग मोदी जी लगा रहे हैं। थॉमसन जी थोड़ा बच के रहिएगा। मोदी जी को पता चला कि आपने ऑप्शन में नितिन गडकरी लगाया तो हो सकता है आपको रात में एक अनजानी कॉल आए। प्रहलाद जोशी वाले भी सावधान रहे, उनको भी एक अनजानी कॉल आएगी रात में अननोन नंबर से। उठाना नहीं आज कोई भी अननोन नंबर, अवेयर कर दे रहा हूँ। जितने लोग नरेंद्र मोदी जी के अलावा बाकी सारे ऑप्शन लगा रहे हैं, एक अननोन नंबर से कॉल आएगा उनके पास, ठीक है? उठाना नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका नरेंद्र मोदी। ये अवार्ड मोदी जी को मिला, केरा वी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। केरा क्या है? केरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन, ऐसी कुछ इसका नाम है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये कंसल्टेंसी देती है, मतलब ये एडवाइस देती है सरकारों को और बड़ी बड़ी कंपनीज को कि इन्वायरमेंट के सेक्टर में कैसे बेटर किया जाए। तो इनकी एक मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री गए थे और उनको ये अवार्ड दिया गया था। अवार्ड देने का पर्पस, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एफर्ट्स दिखाए हैं इन्वायरमेंट के फेवर में, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है हमारे पास, ठीक है, और हमने BS6 भारत स्टेज 6 नॉर्म्स लागू कर दिए, और भी आप कह सकते हैं हाइड्रोजन एनर्जी में हमारे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो जो हम इन्वायरमेंट को लेकर प्रोजेक्ट चला रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, तो उस लिए हमारे प्रधानमंत्री को क्या मिला है? एक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, ठीक है? तो ये नहीं भूलना है, ठीक है, ये नहीं भूलना है। देखिए केकार जी, यहाँ पर हम थोड़ा सी फैक्चुअल बातें करते हैं। लूटना लपाटना ये सब आम आदमी की भाषा है, ठीक है? आपको बनना राजा, आपको बनना ऑफिसर, ऑफिसर ये इस तरह की भाषा यूज नहीं कर सकते हैं कि लूट लाट के। आप अगर आपका कोई पॉइंट है तो आप फैक्ट रखिए ना, कि आप फैक्ट बताइए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये स्टेप गलत ले रहे हैं, वो स्टेप गलत ले रहे हैं। डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाइए, क्योंकि देखिए ऑफिसर बनना है, ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। कल जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो इंटरव्यू में भी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि बताइए केरब भी ग्लोबल एनर्जी अवार्ड किसे मिला है? मोदी जी को। तो आप क्या वहां ये सवाल पूछेंगे? आपका ये सवाल तो नहीं होगा ना कि मोदी जी को कैसे मिल रहा है। ये इस तरह के तो आपके आंसर नहीं हो सकते वहां पर। तो उसी तरह से आंसर दीजिए, और जिस तरह से आप इंटरव्यू में आंसर देंगे, उसकी भी एक तरीके से आपकी यहीं पर प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जो आपके मन में होता है ना, वही इंटरव्यू में बाहर हो जाता है, क्योंकि इंसान इतना घबराया होता है कि जो उसके दिमाग में चल रहा होता है वो उसे उगलवा लेते हैं। तो अगर आपके दिमाग में इस तरह का कुछ उलझुल ख्याल चल रहा है तो वो उगलवा लेंगे। तो अपने दिमाग को भी उसी तरह से ट्रेन करिए, एक ऑफिसर की तरह, कि ऑफिसर कैसे बात करेगा। ऑफिसर बात करता है फैक्ट पे। आपको प्रधानमंत्री की कोई पॉलिसी गलत लगती है, आप वो बोलिए। आप ऐसे बोलिए कि सर प्रधानमंत्री जो स्टेप ले रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर, आई एम नॉट हैप्पी विद इट, वो अच्छा लगता है सुनने में। आप लेकिन डायरेक्ट एलिगेशन लगाएंगे, दैट डजंट सूट यू। ये आप ही को नुकसान देता है, इसे प्रधानमंत्री को कोई नुकसान नहीं होता। उनका पॉपुलैरिटी पहले भी था, अभी भी है, और कई सालों तक एक्सपेक्टेड है बना रहेगा। नुकसान सिर्फ आपको होगा, इस बात को समझिए। किसी की बुराई करना इज नॉट ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है जब आप अपने आप को इम्प्रूव करें, या दूसरे की अगर बुराई करें तो उस पर एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, एक कॉन्क्रीट फैक्ट होना चाहिए, उसके बेसिस पर किसी को क्रिटिसाइज करिए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज, आपको ऑफिसर बनना है, मेन चीज। मैं यही इसीलिए कहता हूँ ऑफिसर न्यूट्रल रहते हैं, ऑफिसर को कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है किसकी नहीं है। ऑफिसर न्यूट्रल रह के काम करते हैं। तो आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है, और उन्हें चाहिए ही ऐसे लोग। फिर लोग कहते हैं हमें इंटरव्यू में पता नहीं क्यों निकाल दिया, मेरे तो इतने अच्छे नंबर आए थे और रिटर्न तो बहुत बढ़िया गया था, तो मेरे को फिर क्यों नहीं निकाल दिया इंटरव्यू में? इसीलिए निकाल देते, वो समझ जाते हैं कि ये पर्सन बायस्ड है। अगर उन्हें दिख गया ना ये चीज आपके अंदर कहीं से, तो निकाल देंगे। और वो इंटरव्यू रखते ही इसीलिए ताकि आपके अंदर के मन को टटोल दें। वो नॉलेज तो वो आपकी ऑलरेडी रिटर्न एग्जाम में चेक कर चुके होते हैं, नॉलेज चेक करने के लिए नहीं बुलाते हैं, वो चेक करते हैं कि आप में ऐसा तो नहीं कोई बायसनेस हो, ठीक है? तो चलिए अगली बार से ध्यान रखिएगा। बाकी आपको बुराई करनी है तो मेरे को पर्सनल कॉल करिए, आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following ministries will launch the 100-day long Catch the Rain campaign?
आशिक जी आप कह रहे हैं 4 क्वेश्चन हुए हैं। चलिए आपको क्वेश्चन गिनाता हूं मैं, आपको क्वेश्चन गिनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करा, यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करा, मिलियन प्लस पॉपुलेशन में किसको अवार्ड मिला है, एक क्वेश्चन। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया लेस देन मिलियन में किसको अवार्ड मिला है, 2 क्वेश्चन। फिर हमने यहाँ डिस्कस करा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ हम आए तो यहाँ पर हमने स्कोर भी देखा, स्टेटस भी देखा, तो 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, यहाँ आइए, यहाँ हमने क्या डिस्कस करा, यूएनईपी का हेडक्वार्टर, एक क्वेश्चन ये किसको अवार्ड मिला, दूसरा क्वेश्चन ये किस स्टेट से हैं, उड़ीसा से, तीसरा क्वेश्चन ये, 8 क्वेश्चन। ये वाला आ जाइए केरा, केरा वाले में हमने इधर ही इतना डिस्कस किया किसको मिला है, प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस हो गए। तो आप ये नहीं सोचिए कि क्वेश्चन नंबर से ही आपको पता चल रहा है कितना क्वेश्चन है। आप ये देखिए ना कि उसके साइड में ही हम कितनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ये एक डिस्कशन क्लास है। यहाँ हम देखिए ऐसा टारगेट नहीं कि हमें 20-25 सवाल लाके बस आपके सर पे थोप देने और खत्म कर देना है। हम चाहते हैं आप सवाल देखें, उसको थोड़ा फील करें, उससे रिलेटेड एनालिसिस करें, क्योंकि सवाल थोपने ही होते तो आपको थाउजेंड क्वेश्चन कराऊंगा मैं। यहाँ सवाल आप पे इन्फोर्स नहीं करने, सवाल से आपको सिखाना है चीजें कि किस तरह से चीजें बनती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, ये लेटेस्ट ही है जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज विल लॉन्च द 100-day लॉन्ग कैच द रेन कैंपेन? करेक्ट आंसर बताइए। Which of the following ministries will launch the 100-day long Catch the Rain campaign? Ministry of Jal Shakti, Ministry of Environment, Ministry of Agriculture, Ministry of Science and Technology. बताइए, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर। कैच द रेन, कैच द रेन से क्या समझ में आ रहा है, किसकी बात हो रही होगी? कैच द रेन से क्या लग रहा है, किस चीज की बात कर रहे होंगे? ऐसा तो है नहीं कटोरा लेके जगह जगह पे बारिश पकड़ दी है। कैच द रेन से कहना क्या चाह रहे हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं कैच द रेन से? नो आइडिया, कोई बात नहीं, वी विल गिव यू आइडिया। तो ए बी सी ये 3 ऑप्शन चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी लोग लगा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी लगा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये किसी में भी फिट हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, ये किसी में भी फिट हो सकता है आपका। हाँ बहुत बढ़िया, गेकर रिव्यू कह रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी गुड। हाँ, बात ये किसकी कर रहे हैं? बात तो देखिए आपका सही बात है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ही हो रही है। कैच द रेन से मतलब है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कैच द रेन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से लॉन्च करेगी। अब आपको जल्दी से बताना है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? ये नई मिनिस्ट्री बनी है अभी रिसेंटली, जो 2019 में नई सरकार बन के आई है, तो एक नई मिनिस्ट्री बनाई है। तो ड्रिंकिंग वाटर, गंगा रिवर रेजुविनेशन, वो सब इसी मिनिस्ट्री के अंडर डाल दिया गया। इनके बहुत फेमस स्कीम है घर से हाँ, घर घर नल, इस तरह से एक स्कीम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मंत्री बताइए। हाँ जी, वाटर से रिलेटेड है। वाटर मतलब ये उसकी बात कर रहे हैं, आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज विल लॉन्च द 100-day लॉन्ग कैच द रेन कैंपेन? बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्टर इज गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुत बढ़िया। इनके मंत्री जी कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए
मंत्रियों के नाम अलग से रटने बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे। जो जहां पर किसी न्यूज में मंत्री मिलता रहे उसको नोटिस करते रहा करिए। इसी तरह से आप धीरे धीरे याद कर लेंगे चीजों को। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हम ये लोग 2 या 3 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीजें बार बार रिपीट होंगी ना तो अपने आप याद हो जाती हैं। तो जल शक्ति के मंत्री अपने कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए इस क्वेश्चन में और तो कुछ नहीं है, आगे हम डिस्कस करते हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कैंपेन शुरू करवाया है। तो ये अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट चेनाब रेल आर्क ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग बिल्ट बाय। ठीक है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट चेनाब रेल आर्क ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग बिल्ट बाय। किसने बनवाया है ये? इसका तो आपने कई बार जिक्र सुना होगा, चेनाब रेल आर्क ब्रिज का। तो आपको बताना है कौन सी बॉडी है जो इसके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गुड इवनिंग रोमन दादा जी। ऑल राइट, ए लगा रहे हैं, जैली दादा कह रहे हैं आई थिंक ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। ये चीज बहुत ही कम जगह मेंशन होती है। आपका जो थॉट प्रोसेस है बढ़िया काम करा। करेक्ट आंसर इज कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। ठीक है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। कोंकण रेलवे कौन सा है? जो आपका इधर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इस लाइन को हम कोंकण कोंकण रेलवे कहते हैं और इसको कंट्रोल करने वाली बॉडी है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। तो ये बना रहा है आपका चेनाब रेल आर्क ब्रिज। कुछ ऐसा दिखता है, देखिए दिख रहा है? कोई बात नहीं, अब पता चल गया किसने बनाया। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। कुछ इस तरह का है। ये एक पूरी वैली है, ये वैली है। तो इसमें हम एक यहाँ इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए एक बीच में एक आर्क बनाया है। ठीक है, इसी आर्क की वजह से क्या कहलाता है? रेलवे आर्क ब्रिज। और इस पे अपना ये इस तरह से ट्रेन दौड़ेगी। इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर अबव द रिवर बेड। रिवर वाले हिस्से से देखें तो टोटल हाइट इसकी कितनी है? 359। इवन एफिल टावर जो इतना लंबा टावर है उस तक की हाइट 324 मीटर है। ठीक है, तो एफिल टावर से भी ऊंचाई पर बन रहा है आपका ये रेलवे आर्क ब्रिज। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये, एक बहुत इंजीनियरिंग मार्वल है हिंदुस्तान का। तो इससे रिलेटेड सवाल एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक इंजीनियरिंग मार्वल है। तो यहाँ से कई बातें पता चल गई। एफएल टावर की हाइट पता है आपको 324 मीटर। इस ब्रिज की भी हाइट याद रख लिएगा 359 मीटर है अबव द रिवर बेड, यानी नदी से कितना ऊपर? 359 मीटर ऊपर है। ये आर्क है इसीलिए इसको कहते हैं रेलवे आर्क ब्रिज। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने ये बनाया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द सुगम्य भारत ऐप। इस तरह का क्वेश्चन उल्टा करके हम पहले भी पूछ चुके हैं, अभी दोबारा आपसे पूछ रहे हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सुगम्य भारत ऐप। करेक्ट आंसर बताइएगा। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है, पिछली करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस हुआ था, उसी को घुमा के पूछ लिया है। देखें कितना याद है। क्या हुआ? कमेंट नहीं आ रहे हैं? अच्छा अब आएंगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सुगम्य भारत ऐप, जल्दी से बताइए। जो लोग सो गए हो वापस आ जाएं। बहुत सही, बहुत बेहतरीन।
बेहतरीन। ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट एंड एम्पावरमेंट। ये हमने पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक ऐप लॉन्च करी, सुगम्य भारत ऐप। किसके लिए लॉन्च करी है? फॉर द पर्संस विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, फॉर द पर्संस विद डिसेबिलिटीज। अच्छा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसके मंत्री कौन है, बता सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री बता सकते हैं? आया ना? करेक्ट आंसर सी है। इसके मैं पूछ रहा हूँ, मंत्री बता दीजिए एक बार प्लीज। डिस्क्लेमर, थावरचंद गहलोत नहीं है, ठीक है, थावरचंद गहलोत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री नहीं है। अब बताइए। अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहे आप लोगों के? भूल गया, भूल गए। भूल गए तो जल्दी से गूगल करिए, बताइए, ढूंढिए और बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री, जल्दी से ढूंढ के बताइए। देखिए, कोई वीरेंद्र कुमार आ रहे हैं क्या? हाँ, डॉक्टर वी कुमार। बढ़िया, कारतू जी ने बढ़िया आंसर दिया। आसिन सोमचू जी भी कह रहे हैं भूल गए। अरे मैडम, कैसे भूलने से काम चलेगा? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IRDAI has issued directions to all general and health insurance companies to mandatorily offer a standard personal accident insurance policy. What is the name of this policy? स्टैंडर्ड सुरक्षा बीमा, सरल सुरक्षा बीमा, दुर्घटना सुरक्षा बीमा, जीवन सुरक्षा बीमा। करेक्ट आंसर बताना है। भैया रामदास अठावले नहीं है। सुगम्य, सुगम्य का मतलब होता है ब्यूटीफुल कह सकते हैं। हिंदी का बहुत टफ हिंदी का वर्ड है सुगम्य। सुगम्य कुछ काइंड ऑफ बढ़िया या ब्यूटीफुल टाइप का कुछ होता है। रामदास अठावले नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक बॉडी लिखी है, मैं नीचे लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो। IRDAI, ठीक है, क्या लिखा है? IRDAI। जल्दी से बताइए स्कीम का नाम। CBCD, CBCD, CBCD। सरल सुरक्षा बीमा भी बोल रहे हैं, दुर्घटना सुरक्षा बीमा भी बोल रहे हैं, एंड जीवन सुरक्षा बीमा भी बोल रहे हैं। मतलब इसमें काफी राय आप लोगों की बटी हुई है। सोच के बताइए। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। डी लग रहा है। नहीं जी, करेक्ट आंसर है सरल सुरक्षा बीमा, ठीक है। IRDAI ने एक डायरेक्शन लॉन्च किया है जिससे ये कहा है कि जितने भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने वाली कंपनीज हैं उनको एक मैंडेटरी ऑफर देना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड ऑफर बना दिया है और कहा कि ये हर कंपनी को देना पड़ेगा, ये हर कंपनी की पॉलिसी में, प्लान में होना चाहिए। बाकी आप एक्स्ट्रा अपना कोई भी पॉलिसी चलाते रहो, बट एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्लान है जो हम आपको बना के देंगे, ये आपको जरूर चलाते रहना है ताकि कंपनी कुछ फायदा सिटीजन को पहुंचाए ना पहुंचाए, एटलीस्ट जो फिक्स कर दे IRDAI उसे तो पहुंचा ही दे।
अब सवाल आता है कि भाई ये IRDAI कौन है, IRDAI ये कौन है। देखिए आप लोगों के एग्जाम में ये चीज तो कंफर्म है कि फुल फॉर्म्स पे सवाल काफी पूछे जाते हैं, तो कोई भी बॉडी जो ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिखी हो तो उसकी फुल फॉर्म जरूर पढ़ लें। हो सकता है वो सरल सुरक्षा बीमा वाला क्वेश्चन ना पूछे, वो सिंपली पूछ ले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDAI। जैसे अभी CBI की फुल फॉर्म पूछा यूडीसी में, पिछले LDC में आपसे पूछ लिया था CBDT की फुल फॉर्म, तो इसी तरह से इसमें IRDAI की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए IRDAI की फुल फॉर्म। तो बहुत बढ़िया आंसर आ गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए जैसे इंडिया में अगर बैंक्स को रेगुलेट करना है तो हमारे पास क्या है, RBI। इसी तरह से अगर इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना है तो उसके लिए हमने क्या बनाया है, IRDAI। तो IRDAI का काम क्या होता है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना। इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सी बॉडी इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, IRDAI होगा आपका करेक्ट आंसर। तो दो बातें मेरे को बतानी थी, ठीक है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिनको फुल फॉर्म और अच्छे से जाननी हो वो कमेंट पढ़ लें। कमेंट में जितनों ने भी लिखा है सब बढ़िया ही लिखा है, गलत किसी ने नहीं लिखा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अभी रिसेंटली राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया और मिला के वो कह रहे हैं हम संसद टीवी बनाएंगे। कह रहे हैं खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, अलग अलग टीवी चल रहा था, अब हम सबको एक ही में मर्ज कर देंगे, एक ही टीवी लगेगा। हु विल बी द CEO ऑफ संसद टीवी, जो नया संसद टीवी बना है उसका CEO कौन है, करेक्ट आंसर बताइए। संसद टीवी का क्या पूछ रहा है, पूछू जी। अब तो DV कुमार की बात बहुत पुरानी हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके एक नई बॉडी बनाई है संसद टीवी, तो उसके CEO कौन होंगे, हु विल बी द CEO ऑफ संसद टीवी। आपको लग रहा है उमेश सिंघा बट नॉट श्योर। अच्छा चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। तो आशिक कह रहे हैं आई गेस C, गेदाम कह रहे हैं C, रवि कपूर। तो और भी लोग C की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर तो करेक्ट आंसर आपका C, रवि कपूर। ये उस टाइम तो बनने वाले थे मार्च में, अब ये बन गए संसद टीवी के CEO। राज्यसभा टीवी क्या है, एक चैनल है जो भी राज्यसभा टीवी, राज्यसभा में डिबेट चल रही होंगी वो किस पे दिखाएंगे, राज्यसभा टीवी पे। इसी तरह से जो लोकसभा में डिबेट चलती है उसको दिखाते हैं लोकसभा टीवी पे। अब सरकार कह रही फालतू में लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी पे अलग अलग खर्चा होता है, इन दोनों को एक ही कर दो और मिला के नाम रख दो संसद टीवी। अब संसद टीवी बना तो उसके लिए एक CEO बने, उनका नाम है रवि कपूर, ठीक है। ताजिद जी मैं अभी भेज दूंगा उसको, क्या है मैं जो आपका रात का क्लास होता है उसी के साथ अब इकट्ठा ही भेज देता हूँ, ठीक है। तो वो आपको भी रात में ये वाला PDF मिलेगा और उसके साथ जो सुबह वाला था वो भी PDF मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो मेरे दिमाग में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। इसरो हैज लॉन्च्ड विच सैटेलाइट ऑफ DRDO which is developed to monitor the activities of military and merchant navy ships in the Indian Ocean region। करेक्ट आंसर बताइए। इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिससे पूरा जो इंडियन ओशन रीजन है, इंडियन ओशन रीजन कौन सा, ये जो पूरा है ना, ये आपका ये पूरा इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है। तो इस इंडियन ओशन रीजन में, इस एरिया में जो भी आपके मिलिट्री शिप्स घूम रहे हैं, मर्चेंट नेवी के शिप्स घूम रहे हैं, उनको मॉनिटर करना है। तो DRDO ने सैटेलाइट बनाई है, तो उस सैटेलाइट का नाम पूछ रहा है। वो सैटेलाइट रिसेंटली इसरो ने लॉन्च करी है, तो सैटेलाइट का नाम बताइए। व्हाट्सएप नंबर, देखिए व्हाट्सएप नंबर जो आपको फेसबुक पे मिलेगा वो अमरजीत सर का है, 8076535685, ठीक है।
इस पे आपको, अगर आप ऐड नहीं है तो 8076535685 इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप ऐड हैं तो मेरा नंबर ग्रुप में आपको दिख जाएगा। दो ही एडमिन है, मैं हूँ और आपका अमरजीत सर है। तो मेरा आपको जो नंबर है वो ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ग्रुप से लेना है आपको। आई होप योर क्वेरी इज नाउ सॉल्व। नेत्रा, आपने सी पे लॉगिन किया, अग्निशम पे, और रोकू किस पे कर रहे हैं? ए पे, नेत्रा पे। आसिन सांगचूजू कह रहे हैं नेत्रा बट नॉट सो श्योर। बाप रे। और लोग बताइए, ये तो आसान सवाल है, ये कोई टफ तो है नहीं। अरे भैया मैं अभी बोला था पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, अभी ये इसी के साथ में भेज दूंगा। चलिए, करेक्ट आंसर का वक्त है। करेक्ट आंसर है आपका सिंधु नेत्रा। ठीक है, सिंधु नेत्रा किसने लॉन्च करी? इसरो ने लॉन्च करी। ठीक है, इसरो, ISRO, इसरो ने लॉन्च करी। इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ की सैटेलाइट थी। मेन पर्पस क्या है? इंडियन ओशियन रीजन में खबर रखना है, क्योंकि इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं चाइना से। तो चाइना से सिक्योरिटी कंसर्न मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी सैटेलाइट वगैरह सर्विलेंसिंग बहुत स्ट्रांग रखते हैं। तो उसी के लिए एक सिंधु नेत्रा नाम की सैटेलाइट है, वो हमने लॉन्च की है। अब आप इसमें मेरे को दो बातें बताइए। एक तो इसरो का फुल फॉर्म बताइए, दूसरा डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, एक इसरो का बताइए, दूसरा डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताइए। जल्दी से कमेंट करना है। स्पीड में कमेंट करिए। करेक्ट आंसर डी है, सिंधु नेत्रा। ताजुसो इंस्टीट्यूट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म हो गई। डीआरडीओ की फुल फॉर्म बताइए। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सही, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की फुल फॉर्म। जिसे लिखना हो कमेंट्स में देख के लिख ले, कमेंट में सबके आंसर ठीक है। ठीक है, इन रिजर्व नहीं है, एते लीगे रिजर्व नहीं है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, गड़बड़ नहीं करना भैया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अभी NHAI ने एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया। ठीक है, क्या बनाया? एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स NHAI ने। किस लिए बनाया है? एक 25.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया है बीजापुर से लेकर सोलापुर के बीच। बीजापुर इज इन कर्नाटका, सोलापुर इज इन महाराष्ट्र। तो कर्नाटका से महाराष्ट्र को कनेक्ट करते हुए NH52 में एक हाईवे बनाया है। एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया है, यानी सबसे कम टाइम में। तो वो टाइम, रिकॉर्ड टाइम क्या है? 16 घंटे में बनाया, 18 आवर्स में बनाया, 12 में बनाया, 20 में बनाया। देखिए, इस टाइम हाईवे हमारे बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत रिकॉर्ड टाइम में बन रहे हैं हाईवे। तो आपको इसका बताना है कितने घंटों में बना गए वो लोग। सॉरी, इस बार स्मार्ट बोर्ड नहीं आ पाएगा। अरे क्यों परेशान हो रहे हैं? आप स्मार्ट बोर्ड की चिंता नहीं करिए, आप एग्जाम की चिंता करिए। ठीक है, डिमोटिवेट हो रहा है क्या आपको मीजिंग? ऐसा लग रहा है क्या नहीं निकलेगा? देखिए, ये फेज होता है लाइफ का। रोज आपको एक दिन ऐसा मिलेगा जिस दिन लगेगा कि मेरे से तो एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो उसी दिन जो आपके अंदर की डिटर्मिनेशन है ना उस एग्जाम को क्रैक करने की, कि आप अंदर कितना पैशन रखते हैं उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो उसी दिन काम आएगा जिस दिन आप मोरल डाउन होगा। ऐसे फेजेस आते हैं कंपटीशन में, ऐसा बहुत लगेगा कि आज तो लग रहा नहीं होगा, कल लगेगा कि नहीं हो जाएगा, फिर परसों लगेगा नहीं होगा। ये फेजेस हैं लाइफ के।
लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब जब एक बार इस आग में कूद ही गए हैं तो बस हिम्मत नहीं हारनी है, डटे रहना है, वरना झुलस जाएंगे। अगर डटे रहेंगे तो बच जाएंगे, और अब इस आग में कूद के अगर हार गए तो झुलस जाएंगे। तो अब मोराल नहीं डाउन करिए, अब जो भी है मेहनत करते रहिए, ठीक है। भैया पीडीएफ मिलेगा, परेशान ना हो। पीडीएफ तो ऐसा लगता है कि जैसे कुबेर का खजाना है, पीडीएफ मिलते हैं सारे एग्जाम ब्रेक। पीडीएफ के लिए इतना परेशान नहीं होना है, कोशिश करना है इसी तरह से पढ़ें कि यहीं पर सब रेडी हो जाए। पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान नहीं होना है आपको, ग्रुप में मिल जाता है पीडीएफ, रात को भी भेज दूंगा पीडीएफ। एनएचएआई ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 18 आवर्स। 18 आवर्स में एक 25.4 किलोमीटर लंबा हाईवे बना दिया है। तो एनएचएआई की फुल फॉर्म बता दीजिए इसी बात पर। एनएचएआई की फुल फॉर्म बता दीजिए। एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने किसमें रिकॉर्ड क्रिएट किया है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। सैम वांग को सक्सेस पॉइंट में क्लास दे रहा था क्या? नहीं जी, सक्सेस पॉइंट में तो मैं नहीं था। चलिए जल्दी से बताइए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब ये बता दीजिए, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज के अंडर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज के मंत्री कौन है, यानी मिनिस्टर ऑफ हाईवेज कौन है इंडिया में इस टाइम? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भैया मिनिस्टर ऑफ हाईवे बताइए। बहुत बढ़िया, जो लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे रहे हैं आपका करेक्ट आंसर है। अब मैं पूछ रहा हूँ, मिनिस्टर ऑफ हाईवे बताइए। आसम काम फिर परेशान नहीं होना भैया, नहीं परेशान होना है। और बढ़िया, नितिन गडकरी, वेरी गुड। नितिन गडकरी इज द करेक्ट आंसर, नितिन गडकरी। ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज नितिन गडकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। United Nations General Assembly has declared 2023 as the International Year of which crop? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया है कि हम 2023 को डिक्लेयर करेंगे एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच क्रॉप? बीजापुर एंड सोलापुर। बीजापुर इज इन कर्नाटका एंड सोलापुर इज इन महाराष्ट्र। The United Nations General Assembly has declared 2023 as the International Year of which crop? Rice, millets, wheat, maize. करेक्ट आंसर बताइए। राइस, व्हीट, मेज, सब लगा देना है, कुछ नहीं छोड़ना है। राइस भी आ रहा है, व्हीट भी आ रहा है, मेज भी आ रहा है, यदाम पगम कह रहे हैं मिलेट्स। एक पर्सन ने मिलेट्स आंसर दिया है, बाकी और बताइए और लोगों के अंदर क्या चल रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए अगर आप अटेंड कर रहे हैं क्लास तो प्लीज आंसर जरूर कमेंट करिए, इससे आप ही को फायदा होगा, ठीक है। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उससे आप ही को फायदा होगा, आप ही चीजें जल्दी टाइम तक उसे रिटेन कर पाएंगे। एक मिनट, कमेंट आपके चले गए, फिर से ओपन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुक्का मिलेट, तुक्का मिलेट, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी एक डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट आंसर इज मिलेट्स। मिलेट्स मतलब दाल, ठीक है। दाल को कह रहे हैं यहाँ, मिलेट्स मतलब दाल की बातें हो रही हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच क्रॉप, आंसर इज मिलेट्स।
क्योंकि फूड सिक्योरिटी होने वाली, फूड इनसिक्योरिटी होने वाली, आने वाले टाइम में खाने की कमी होने वाली है। ठीक है। बहुत बढ़िया। तुक्का सही है, तो करेक्ट आंसर इज मिलेट्स। अच्छा, इस चीज से इस क्वेश्चन से मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन के कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। उनमें से एक होता है आपका जनरल असेंबली, एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल, एक होता है सेक्रेटेरिएट, एक होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और एक होता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इनके नाम जरूर याद रखना है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं यूनाइटेड नेशंस के? ये 6 ऑर्गन्स होते हैं। जनरल असेंबली, इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज इसकी मेंबर होती हैं, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं जनरल असेंबली में। ठीक है, तो कोई भी कंट्री इसमें नहीं बचता है, जितनी भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर होंगी सारी कंट्री इसी में पार्टिसिपेट करेंगी। इसके अलावा एक होता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स है। कौन कौन है? यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। जो भी सिक्योरिटी यानी बड़े मैटर्स होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो जनरल असेंबली में नहीं जाते, वो कहाँ जाते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल, वो इसको डिस्कस करती है। और इसमें सिर्फ ये 5 मेंबर्स हैं। इनके पास एक स्पेशल पावर होती है, वीटो पावर। वीटो पावर ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रेजोल्यूशन आया, किसी पर्सन को बैन करना है, किसी पर सैंक्शन लगाने हैं सिक्योरिटी काउंसिल को, तो अगर पांचों कंट्री अगर एग्री करेंगे, यानी कहने का मतलब है कोई भी डिसीजन लेना होगा तो तभी हो पाएगा अगर पांचों कंट्री एग्री करेंगी। अगर 5 में से एक ने भी मना कर दिया, मना कहलाता है वीटो, वीटो कर दिया, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो डिसीजन कोई भी तभी लिया जा सकता है जब पांचों एग्री करें। तो ये होती सिक्योरिटी काउंसिल। एक होती सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का काम यही है कि जो भी सिंपल सी आपका जो भी आपका यूनाइटेड नेशन से कामकाज चलता रहता है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग वगैरह है, उस तरह की जो ऑफिस लेवल वर्क है, क्लैरिकल वर्क है, वो कहाँ होता है? सेक्रेटेरिएट में। इसी तरह से ये 3 ऑर्गेनाइजेशन और होती हैं। तो टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। बाकी हम कभी और आगे डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखना है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है। अच्छा, इसमें से आप मेरे को ये बता दिए इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ है? इन सब के हेडक्वार्टर। ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर में, हाँ, इसके नॉन परमानेंट मेंबर के हम हैं अभी फिलहाल, अभी फिलहाल हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वो चेंज होते रहते हैं। अभी फिलहाल हम हैं। 90% डेटा गोन विल डाउनलोड एंड वॉच टुमारो। जैसी आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से देखिए। हाँ, इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर में मिल जाता है, परमानेंट में तो हम है ही नहीं। जो सिक्योरिटी काउंसिल में ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसमें तो हम है ही नहीं। बहुत बढ़िया, करना है हर मुश्किल को आसान, जिंदगी जीने को बस यही है काम। मत हो उदास, घर कोशिशें हो नाकाम, फिर से कोशिश करो, बना लो अपना मकाम। वेरी गुड, तालियां, क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए। बढ़िया लिखा है। हाँ जी। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात याद रखिए। आईसीजे को छोड़ के सब न्यूयॉर्क में, सब अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, आईसीजे को छोड़ के। ये नेदरलैंड में, द हेग नेदरलैंड में। ठीक है।
कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम में पढ़ा था लेकिन पूरा भूल गया। अरे तो वो वही सब आता है, तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये आईसीजे को अगर छोड़ दें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, इसका हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड में है, बाकी सबका कहाँ है, वही अपना न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, चलिए। ब्लैकलिस्ट कंट्री, ब्लैकलिस्ट अगर कर देंगे, वैसे ये लोग नहीं करते, उसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या नाम था, फाइनेंशियल टास्क फोर्स, ऐसी कुछ नाम है उसका। वो अगर ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो वो उस पर सैंक्शंस लग जाएंगे, तो उनके जितने भी इंटरनेशनल अकाउंट्स होंगे वो सब फ्रीज हो जाएंगे, वो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, हर तरह से बैन कर दिया जाएगा, उनका ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई इंटरनेशनल अकाउंट नहीं खोल सकते, यही होता है ब्लैक लिस्ट में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अलावा बाकी सब आपका कहाँ मिलेंगे, न्यूयॉर्क में मिलेंगे। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ मिलेगा, नीदरलैंड में, नीदरलैंड। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी, नाम भूल रहा हूँ इसका, एफएटीएफ, हाँ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ सही बोला आपने, जीरो ने सही बोला। ये आपका टेररिज्म पे ब्लॉक करता है एफएटीएफ। यूनाइटेड नेशंस भी लगा सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस लगा देता है, ब्लैकलिस्ट का नहीं कहते हैं उसको, कहते हैं सैंक्शन लगा देना किसी पर्सन पे। अरे आपा यांगदा क्या क्या कह रहे हैं, आई लव यू। अरे भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2021 न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड? इसका आंसर बताइए। हाँ, एफएटीएफ में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं पूरी कोशिश इंडिया की, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाए, और पाकिस्तान पूरी दम लगाए ग्रे लिस्ट से बाहर आने की, लेकिन वो अपनी कंट्री को खुद मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो ग्रे लिस्ट से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2021 न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड? इसका आंसर बताइए। जब तक आप आंसर कर रहे हैं मैं पानी पी लेता हूँ। जल्दी दादा, जरूर आएंगे, आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, जब भी अरुणाचल आएंगे सबको इन्फॉर्म करेंगे, लोकल डिश भी खाएंगे। ACAB, सैरागुल साउथ बे कह रहे हैं, सोनी ऑकुसम कह रहे हैं, मिशेल बैचलेट, उमाजी नेक खोमाने। अरे बाप रे, इतनी डाइवर्सिटी ऑफ आंसर, अरे बाप रे इतना डाइवर्सिटी। ऑल राइट, करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, सैरागुल साउथ बे। ठीक है, शी इज अ चाइनीज लेडी। ठीक है, एक चाइनीज पर्सन है, सैरागुल साउथ बे। क्या सीन है, बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, कंट्री को ब्लैक लिस्ट करना नहीं करना ये सब पॉलिटिशियन नहीं करते हैं, इन सब में दिमाग लगता है ऑफिसर्स का। कल आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईएफएस ऑफिसर बनेंगे, उनका दिमाग लगता है कि उसको कैसे डील किया जाए। जितना भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है ना, वो ऑफिसर्स ही करते हैं, सरकार तो बस क्रेडिट लेती है। मेन काम तो आपका ऑफिसर्स ही करते हैं, अगर ऑफिसर्स की कैपेबिलिटी नहीं होगी तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो मेन चीज तो सारा काम ऑफिसर्स ही करते हैं। नेशनल, खास तौर से जब नेशनल सिक्योरिटी का केस आता है, आप देख लीजिए नेशनल सिक्योरिटी में जितना भी काम चलता है सब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर चलता है। वो एक ब्यूरोक्रेट है, एक ऑफिसर है, वो पॉलिटिशियन थोड़ी ना है। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज सैरागुल साउथ बे। चलिए देख लेते हैं है क्या, 2021 न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड। देखिए, न्यूरमबर्ग एक जगह है, एक सिटी है, ये कहाँ की है, किसी को याद है? न्यूरमबर्ग से कुछ याद आता है किसी को? जीरो जैन और रामानुजन जी, आप दोनों से एक्सपेक्टेड है। द ब्रॉडकास्ट हैज बीन पॉज्ड, इट शुड रिज्यूम शॉर्टली, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया?
अच्छा, अभी ये थोड़ा सा पॉज हो गया था। अब आप लोग बताइए, अभी ठीक है कि नहीं है? अभी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताइए। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा pause हो गया था। अब आप लोग बताइए। चलिए, तो ठीक बता रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2021 न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल अवार्ड? तो न्यूरेमबर्ग इज अ सिटी इन जर्मनी। ठीक है। इट इज फेमस फॉर न्यूरेमबर्ग लॉज। हिटलर के टाइम पे कुछ कानून आए थे जिनको हम कहते हैं न्यूरेमबर्ग लॉज। वो एंटी सेमिटिक लॉज थे, यानी ऐसे लॉज थे जो जूइश पीपल के खिलाफ थे, जो जर्मन आइडेंटिटी को या फिर कह सकते हैं आर्यन आइडेंटिटी को ऊपर रखते थे। वो ये कहते थे कि जूइश से आप शादी नहीं कर सकते, उनको सोशली बॉयकॉट करो, इस तरह की बातें आपको न्यूरेमबर्ग लॉज कहते थे। एक तरीके से उन्होंने सिटीजनशिप ही खत्म कर दी थी जूइश लोगों की, इस इतने खतरनाक कानून थे। तो इसीलिए ये न्यूरम्बर्ग सिटी वहीं से फेमस हो गया। तो न्यूरम्बर्ग नाम थोड़ा सा बदनाम सा हो गया था, तो जर्मनी ने कहा कि न्यूरम्बर्ग की इमेज को हम थोड़ा सुधारने के लिए उनके नाम पे अब ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल अवार्ड निकालेंगे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड निकालेंगे। तो वही हमने शुरू किए। तो 2021 में ये अवार्ड हमने दिया सैरागुल सौतिबे को। ठीक है, फिर से खराब। अभी बताएं, अभी तो ठीक चल रहा है, इधर तो ठीक ही आ रहा है। लाइव इंटरप्ट हो रहा है।
फिर से खराब हो गया। अभी तो ठीक दिखा रहा है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद ओलिंग लितिन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है। अभी ठीक है। हाँ तो अभी कमेंट आ रहे हैं, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो हम बात कर रहे थे न्यूरम्बर्ग की। न्यूरम्बर्ग इज अ सिटी इन जर्मनी जिसमें कानून बनाए गए थे, न्यूरम्बर्ग लॉज उन्हें कहते हैं। ये लॉज इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जूइश लोगों की एक तरीके से सिटीजनशिप खत्म कर दी थी जर्मनी में हिटलर ने। तो जूइश लोगों को बिल्कुल स्टेटलेस बना दिया था। तो एक इमेज खराब हो गई थी न्यूरम्बर्ग नाम की सिटी की, तो उसी को रिवाइव करने के लिए, सुधारने के लिए जर्मनी ने क्या कहा, उन्होंने कहा न्यूरम्बर्ग के नाम से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड निकालेंगे। ऐसे लोगों को अवार्ड देंगे जो आपका ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं। तो ये अवार्ड 2021 में दिया गया सैरागुल सॉथबे को। सैरागुल सॉथबे कौन है? जो आपका चाइना से इलीगली भाग कर आई हैं, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी अगेंस्ट द उइगुर मुस्लिम्स। ठीक है। चाइना में ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जो आपके वहां पर एक मुस्लिम कम्युनिटी है जिनको हम कहते हैं उइगर मुस्लिम्स। उनको लेकर वो लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। वो उनका जो इस्लामिक रिलीजन है वो उन्हें फॉलो नहीं करने दिया जाता है। उनकी पूरी आइडेंटिटी चेंज करी जा रही है, क्योंकि जो उइगर मुस्लिम्स है उनकी आइडेंटिटी है टर्किश, एथनिसिटी टर्किश है। तो इनको बिल्कुल चाइनीज आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसी एलिगेशंस चाइना पे लगती रहती हैं फॉर उइगर मुस्लिम्स। तो उनकी इसी आवाज को उठाया था सैरागुल सौतबे ने, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है। तो इतना जानना मेरे ख्याल से इसके रिगार्डिंग आपके लिए काफी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे। Name the Indian American who has been appointed as the Deputy Assistant to US President Joe Biden and Director of the White House Military Office. ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको अटेम्प्ट करिए। नेम द इंडियन अमेरिकन who has been appointed as the Deputy Assistant to US President Joe Biden and Director of the White House Military Office. करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? चलिए, तो विनोद खोसला कह रहे हैं, या ऑप्शन ए भी लोग कह रहे हैं। हाँ, ऑप्शन ए विनोद खोसला। राजू हागिन कह रहे हैं डी ऑप्शन मजू वर्गेश। काल पेन नहीं कहेगा कोई? काल पेन, काल पेन के लिए है कोई? किसी को लग रहा है करेक्ट आंसर काल पेन होगा? हसन मिनहाज के भी आ गए। एलिना पूछ रहे हैं क्या ए है? बताइए, जल्दी से बताइए। जुमके कह रहे हैं वर्गीज कहीं सुना लग रहा है। वो कुरियन वर्गीज सुन के आएंगे आप। वो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन सुन के आए होंगे आप। ठीक है, वर्गीज कुरियन पढ़िएगा। ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज जी, मजू वर्गीस। ठीक है, मजू वर्गीस इज द करेक्ट आंसर। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी असिस्टेंट टू यूएस प्रेसिडेंट। ये इंडियन अमेरिकन है। तो ये फिर इंटरप्ट हो गया। चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
चल तो रहा है अभी। चलिए वापस आते हैं फिर। हाँ जी। हाँ अब ठीक है, वो बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है। अरे भैया गुस्सा होने वाली बात नहीं है। नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज बीन अपॉइंटेड डेप्यूटी असिस्टेंट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? मजू वर्गीस। ठीक है। मजू मजू वर्गीस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये बताइए, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो भी इंडियन ओरिजिन की है। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बिडेन है, वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर मजू वर्गीज है। ठीक है, मजू वर्गीज, डी ऑप्शन। अब आप ये बताइए यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का नाम। चलिए, हाँ जिसका इंटरप्ट हो रहा हो बार बार, वो एक बार दोबारा से री लॉग इन कर लिया करें, रिफ्रेश कर लिया करें। क्योंकि हम यहाँ पर अभी फोन में इसीलिए भी चलाते रहते हैं, इधर से पता चलता रहता है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ऐसे नहीं बिल्कुल दुनिया से बेखबर होके पढ़ा रहे हैं आपको, उसका थोड़ा ध्यान रखते जा रहे हैं साथ ही में। तो आप ये बताइए यूएस के वाइस प्रेसिडेंट। बहुत सही, कमला हैरिस। कमला हैरिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच सिटी रैंक फर्स्ट इन म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? जो अभी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आई थी ना, उसके साथ साथ एक म्यूनिसिपैलिटी की भी रैंक आई थी, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। दो कैटेगरीज आई थी, एक मिलियन प्लस कैटेगरी थी और एक कैटेगरी थी लेस देन मिलियन। तो ये पूछ रहा है मिलियन प्लस कैटेगरी में किसको फर्स्ट रैंक मिली है, सूरत, इंदौर, भोपाल या पुणे? म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहा है वो, ठीक है, याद रखिएगा, सिटी की बात नहीं कर रहा है, म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहा है। इनमें से किसकी म्यूनिसिपैलिटी को फर्स्ट रैंक मिली है? करेक्ट आंसर बताइए। विच सिटी रैंक फर्स्ट इन म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स इन 2020 इन द मिलियन प्लस कैटेगरी? सूरत, इंदौर, भोपाल, पुणे? करेक्ट आंसर बताना आपको। ताशी कह रहे हैं आप डिनर कर रहे हैं, तो डिनर करते करते देख लीजिए। ठीक है, तो टाइप मत कीजिए, डिनर करते रहिए अपना ईयरफोन लगा के, ये देखते रहिए। डिनर करते टाइम हम लोग मूवी वूवी भी देख लेते हैं, वैसे इसको देखते रहिए, घर वालों को भी लगेगा, पढ़ने वाले बच्चे हैं। और राइट, करेक्ट आंसर बताइए, अभी तक आया नहीं। हाँ आ गया, पुणे। पुणे, पुणे, अच्छा पुणे, इंदौर। दो लोग पुणे बोल रहे हैं, तीन लोग इंदौर बोल रहे हैं। तो चलिए बता ही देता हूँ, करेक्ट आंसर इज इंदौर। Which city ranked first in Municipal Performance Index 2020 in the million plus category? करेक्ट आंसर इज भैया इंदौर। ठीक है, इंदौर करेक्ट है, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या है आपका? इंदौर। अच्छा ये तो था अगर मिलियन प्लस कैटेगरी हो, अगर लेस देन मिलियन की बात करें तो किसे देंगे?
लेस देन मिलियन कैटेगरी में कोई बता सकता है किसको मिला है? वो कौन कह रहे हैं फर्स्ट टाइम सही आंसर। अब मेक श्योर ये फर्स्ट टाइम आपका लास्ट ना बने, आपको अब इसी को कंटिन्यू करना है। जीरो नाइन कह रहे हैं बी। करेक्ट आंसर बी है, इंदौर। अब मैं पूछ रहा हूँ लेस देन मिलियन कैटेगरी में बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। लेस देन मिलियन कैटेगरी में करेक्ट आंसर। आंसर नहीं आ रहे हैं। सूरत। बोलो नहीं जी, शिमला सिटी के केस में शिमला कब बोलेंगे जब सिटी पूछे, यहाँ पर सिटी नहीं पूछ रहा, म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। लेस देन मिलियन कैटेगरी में शिमला एज ए सिटी आया है, ठीक है। यहाँ पर सिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर म्यूनिसिपल की बात हो रही है। तो म्यूनिसिपल में एक तरफ तो आपका इंदौर है मिलियन प्लस में, और लेस देन मिलियन पे दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीएमसी। बस इसको याद रखना है, ठीक है। तो सिर्फ मिलियन प्लस नहीं याद रखना, लेस देन मिलियन भी याद रख लीजिए। यही तो हम करते हैं, एक क्वेश्चन से आसपास के जितने क्वेश्चन लिंक होते हैं उस सबको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा कोई टॉपिक छूट ना जाए, हम बेटर तैयार हो पाए एग्जाम के लिए। कम पढ़ें लेकिन बेहतरीन पढ़ें, एग्जाम में जाए तो लगे हाँ जितना भी पढ़ के आए थे जबरदस्त पढ़ के आए, तो उससे सवाल बन रहे हैं। तो ये हमारा टारगेट रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Indian government has sent the first consignment of red rice to the US. The red rice is grown in which state? लाल चावल कहाँ मिलता है? रेड राइस कहाँ मिलता है? लेस देन मिलियन के लिए दिल्ली है। सिली मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, सिली बस ध्यान रखिए एटलीस्ट मिस्टेक ना हो। आसाम, नागालैंड। करेक्ट आंसर बताइए। लेस देन मिलियन में, अरे गोमप्रेट जी कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए जो हमारी ड्यूटी थी हम बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो एक कमिटमेंट थी कि अपने स्टूडेंट्स को लास्ट तक नहीं छोड़ना है, बस हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। पापू तातुम कह रहे हैं लेस देन मिलियन कैटेगरी में कौन? न्यू दिल्ली, वो नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, एनडीएमसी। रेड राइस नागालैंड नहीं भैया, नागालैंड नहीं, वन एंड ओनली। रामानुजन के आंसर पे जाइए। साजन नातुम देखिए कितने इतराते हुए कह रहे हैं असम। जो जिसकी स्पेलिंग में डबल मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे रिपीटेटिव हो ना, उसका आंसर मतलब मान लीजिए करेक्ट ही होगा, वो कॉन्फिडेंस में ही बोल रहे हैं। जैसे आज वो शायद नहीं देख रहे हैं आपका क्या नाम था, किलसांग शेरिंग जो थे, वो भी आंसर ऐसे ही देते थे, ए मतलब सही है कॉन्फिडेंस में। कोई नहीं, करेक्ट आंसर इज आसाम, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट कंसाइनमेंट रेड राइस का यूएस भेजा। तो रेड राइस किस स्टेट में उगता है? आसाम में उगता है। अब यहाँ पर रेड राइस की बात हो गई तो कहीं आप वो हमने जो ब्लैक सॉल्ट राइस पढ़ा था वो तो नहीं भूल गए? ब्लैक सॉल्ट राइस कहाँ पढ़ा था हमने? इंडिया के नंबर 1 स्मार्ट स्टेट में पढ़ा था ब्लैक सॉल्ट राइट। हमारे यूपी वो इंडिया का सबसे टॉप क्लास स्टेट है, ब्लैक सॉल्ट राइस वहां बनता है। स्टेट का नाम क्या था? हाँ अरुणाचल में भी है, लेकिन मेनली आपका मान के चलिए आसाम में है। केरला साइड भी होता है कुछ कुछ रेड राइस, बट मेन यहाँ पर आसाम की बात हो रही है। हाँ जी।
तो ब्लैक सॉल्ट राइस अपना उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में होता है ब्लैक सॉल्ट राइस। ऑल राइट, चलिए, हाँ एक्सपोर्ट टू बुद्धिस्ट कंट्रीज हम भेज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन आर्मीज स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल is providing training to the special forces of which country to help them build their combat capabilities। देखिए कॉम्बैट ऑपरेशंस वो होते हैं जो सबसे टिपिकल माने जाते हैं आर्मी के ऑपरेशंस में। जैसे विमेन के जब रोल की बात आई थी तो पहले जो आर्मी थी उन्हें आर्मी फोर्स में तो लेती थी बट कॉम्बैट ऑपरेशन में विमेन नहीं ली जाती थी। बट अभी रिसेंट जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, कॉम्बैट ऑपरेशंस में भी आप विमेन को एंट्री देंगे। तो एक इस पे एक वेब सीरीज भी आई थी द टेस्ट केस, जिसमें एक विमेन ऑफिसर स्पेशल फोर्सेस में एंट्री लेती हैं और उनको क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, उस पर एक बहुत खूबसूरत सी वो वेब सीरीज बनी है। तो स्पेशल फोर्सेस कौन होती हैं? आर्मी में या नेवी हो या एयरफोर्स हो या कोई भी बटालियन हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, कोई भी हो, हर किसी के पास ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, फाइटर्स होते हैं, बट उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो बेस्ट होते हैं, बिल्कुल बेस्ट होते हैं, उन्हीं को कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशल फोर्स। जैसे आर्मी की जो स्पेशल फोर्स है उनको हम पैरा कमांडोज के नाम से जानते हैं, नेवी की जो स्पेशल फोर्स है उनको हम मार्कोज के नाम से जानते हैं, मरीन कमांडोज, और एयरफोर्स की जो स्पेशल फोर्स है उसको हम गरुद के नाम से जानते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर डिफेंस फोर्स का अपने एक स्पेशल फोर्स होता है। तो इसी तरह से जो आर्मी का स्पेशल फोर्स है उनका एक ट्रेनिंग होता है, अलग लेवल का ट्रेनिंग होता है, बहुत ही हार्श ट्रेनिंग होता है। तो जो ट्रेनिंग स्कूल है उनका, वो क्या कर रहा है, एक दूसरी कंट्री के स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रहा है। तो किस कंट्री के फोर्सेस को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो यानी हमारी इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्स है वो किस कंट्री को ट्रेनिंग दे रही है, ये पूछ रहा है। उज्बेकिस्तान, यूपी, उज्बेकिस्तान कहाँ से आ गया? उज्बेकिस्तान अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में था, वो एक्सरसाइज के लिए था, ठीक है, ऐसा नहीं उसमें ट्रेनिंग दे रहे थे, वो अलग था, जो आप शायद उससे रिलेट कर गए। उज्बेकिस्तान के हम साथ एक्सरसाइज कर रहे थे डस्ट लिंक 2, डस्ट लिंक 2 ये एक एक्सरसाइज ही जो हम उज्बेकिस्तान के साथ कर रहे थे, वो अलग है, ठीक है, वो एक्सरसाइज है। हम यहाँ पर प्रॉपरली ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रॉपर ट्रेनिंग देने की बात हो रही है। अच्छा, उज्बेकिस्तान ऑप्शन में 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, दोनों बार काट दीजिए, 2 बार आ गया, दोनों बार काट दीजिए। किर्गिस्तान भी करेक्ट आंसर नहीं, क्योंकि करेक्ट आंसर है आपका तुर्कमेनिस्तान। 2 बार आ गया तो 2 बार काटिए। करेक्ट आंसर क्या है आपका? तुर्कमेनिस्तान। अभी तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल मेंशन करिए जरा, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल मेंशन करिए जल्दी से। नहीं भैया, किर्गिस्तान नहीं है, करेक्ट आंसर आपका तुर्कमेनिस्तान है। कैपिटल मेंशन करिए तुर्कमेनिस्तान की। कैपिटल नहीं याद है, कोई बात नहीं, फिर से सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओगम जी, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, फिर से सही, वेरी गुड। अशगाबाद, बाद नहीं है तुम जी, बाद नहीं है ये, कोई वो यूपी नहीं चल रहा इलाहाबाद, ठीक है, फरीदाबाद, वो वाला बाद नहीं है ये अपने इंडिया में चलता है, इलाहाबाद, फरीदाबाद, शाहजहांबाद, ये अशगाबाद है। टी आएगा इसमें, ठीक है, इसमें क्या आएगा? टी आएगा, ASHGABAT, ठीक है, टी फॉर टेस्ला, अशगाबाद। चलिए, ये थोड़ा सा मैप्स में समझ लीजिए ये कंट्रीज की लोकेशन। देखिए एक थोड़ा सा आपको आइडिया तो होना चाहिए कि तुर्कमेनिस्तान इंडिया के रेस्पेक्ट में कहाँ है। तो ये अपना प्यारा भारत, ठीक है, ये कुछ, ये सारा पोर्शन अपना ही है, ये अपने प्यारे पड़ोसी, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान, फिर इधर कौन है आपका? अफगानिस्तान।
फिर इधर साइड एक कंट्री पड़ता है जिसको हम कहते हैं तजाकिस्तान। फिर इसके ऊपर है किर्गिस्तान, उसके ऊपर एक बड़ा सा जो कंट्री है वो कौन सा है, कजाकिस्तान। और फिर इधर साइड में आप आके देखिए, ठीक है, इधर साइड में देखिए, यानी इंडिया के ऊपर दो कंट्री है। इंडिया अगर ये है, ऐसे समझिए, अगर ये अपना इंडिया है तो इंडिया के ऊपर दो कंट्री हैं, एक साइड है तजाकिस्तान, ठीक है, और एक साइड है अपना किर्गिस्तान। फिर इसके बाद तजाकिस्तान के आप जब आगे बढ़ेंगे तो एक कंट्री मिलेगा आपको, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान। इधर अपना ये कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इनके बीच में एक कंट्री फंस जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, उज्बेकिस्तान। तो ये पूरा सेंट्रल एशिया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जूम, जूम तो ये हो जाएगा क्या, देखता हूँ। हाँ हो गया, अरे बाप रे कुछ ज्यादा ही हो गया। अब ठीक है, इतना जूम ठीक है। ये देखिए, ये कुछ आपका जो मैं बता रहा था। तो ये अपना पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और ये उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। मेन चीज क्या याद रखनी है, इंडिया के क्लोज में जो है वो है तजाकिस्तान, क्योंकि ताज, ताज से याद रखिए, ताज से क्या, ताजमहल, ताजमहल इंडिया में है, तो तजाकिस्तान इंडिया के क्लोज है, तुर्कमेनिस्तान इंडिया से दूर है, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान के बीच में ही फंस जाता है उज्बेकिस्तान। चलिए इतना पढ़ लिया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं वापस से, कहाँ पे थे, इस स्लाइड पे थे, ऑलराइट। तो इतना पढ़ लिया, इसमें काफ़ी, एक बस मैं आइडिया देना चाह रहा था कि इंडिया के किस साइड पे है ये, ऐसा ना हो कि इंडिया के इस साइड पे आप तुर्कमेनिस्तान को ढूंढें, इतने बुरे हाल नहीं होने चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द ओकेजन ऑफ जन औषधि दिवस प्राइम मिनिस्टर मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन, कौन से नंबर की जन औषधि केंद्र एट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस शिलोंग। करेक्ट आंसर बताना आपको, ABCD। शिलोंग में एक ये मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस। तो इसका आपको बताना कौन से नंबर का जन औषधि केंद्र बनाया है शिलोंग में। ट्वेंटी टू कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉसिबल हो तो देख लीजिए, नहीं है तो और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा ही नहीं है तो और कुछ नहीं, और भी आप देखिए ऑप्शंस बहुत हैं। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी है। चलिए, करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए 7500, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 7500। देखिए अभी एक जन औषधि दिवस हुआ था, तो उसमें एक जन औषधि केंद्र बनाया गया था। जन औषधि क्या है, जन औषधि है जेनेरिक मेडिसिन को कहते हैं जन औषधि। जेनेरिक मेडिसिन वो दवाएं हैं जो आपका मार्केट में जो मेडिसिन अवेलेबल है उनसे सस्ती होंगी और उन्हीं की लेवल की सेम क्वालिटी होंगी। जेनेरिक मेडिसिन ये सरकार का प्लान है कि जैसे आपका बड़ी हैवी मेडिसिन है, जैसे कैंसर वगैरह है, तो उसकी जो दवाएं आती बहुत महंगी आती हैं। क्यों, क्योंकि कंपनी उस पर रिसर्च बहुत करती है, तो वो उसको महंगा करके बेचती है। सरकार चाहती है सेम फॉर्मूला की दवा सस्ते रेट में आम आदमी को अवेलेबल कराई जाए, तो उसके लिए हमने क्या बना दिया, जन औषधि केंद्र बना दिए, जहां पर हम दवाइयों को सस्ता रेट करके बेचेंगे। तो इसी के लिए सरकार की एक स्कीम है, ठीक है, सरकार की स्कीम का नाम क्या है, नाम ये है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। स्कीम का नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसमें सरकार क्या प्लान कर रही है, जन औषधि केंद्र बनाने की प्लानिंग कर रही है।
एक चीज और याद रखनी है, इसकी जो थीम थी, अभी जो ये हुआ था जन औषधि दिवस, इसकी थीम याद रखिएगा। थीम क्या थी? सेवा भी रोजगार भी। ठीक है, सी थीम क्या थी इसकी? सेवा भी रोजगार भी। और ये जो जन औषधि केंद्र है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, इनको भी थोड़ा याद रखिएगा। ये जो कैंपेन है, ठीक है, ये जो आपका मिशन है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसको इंप्लीमेंट कौन सी एजेंसी कर रही है? ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, बीपीपीआई इंप्लीमेंट कर रही है। इसका नाम याद रखिए, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया। लेकिन ये बॉडी आती किसके अंदर है? देखिए गलती यहां पर होती है, हमें क्या लगता है मेडिसिन की बात हो रही है तो हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, हमें ऐसा लगता है, बट करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। जितनी भी मेडिसिन वगैरह की बातें हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं? वो आती हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री में नहीं आती। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां आप गलती कर सकते हैं। इससे पहले हम टोटल 7499 जन औषधि केंद्र बना चुके थे, तो रिसेंटली हमने शिलोंग में 7500 औषधि केंद्र को इनॉग्रेट किया, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है ये आपको पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आज जो शाम को पीडीएफ आएगी उसमें ये सब मिल जाएगा। ठीक है, आराम से आप पढ़िएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to commemorate 75 years of India's independence, the government has set up a 259-member high-level national committee under whose chairmanship? अब ये वाला आंसर बताइए। जो भी स्कीम आए उसकी मिनिस्ट्री जरूर याद रखा करिए। ऑलराइट, अब देखिए 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, तो 2022 में हमें 75 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के। कितने साल हो जाएंगे? 75 ईयर्स। तो इन 75 ईयर्स को सेलिब्रेट करना है। इन 75 ईयर्स में हमारी क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए? अब पार्टी होगी, पार्टी के लिए पूरी प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग करने के लिए 259 मेंबर की कमेटी बैठी है। अब कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया? तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को पार्टी में अच्छा लगता है, वो कह रहे हैं मैं ही पार्टी बनाऊंगा, तो उसके चेयरमैन कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी है जो डिसाइड करेगी कि 2022 में हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, क्या क्या काम करने हैं। तो ये सारा काम प्रधानमंत्री की कमेटी करेगी। चलिए, छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairperson of International Boxing Association's Champions and Veterans Committee? इसका बताना आपको चेयरपर्सन कौन बना है। जल्दी से बताइए। देखिए, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दिया करिए, ताकि और भी लोगों को इससे फायदा हो सके। क्योंकि अब जब हम स्टार्ट कर ही रहे हैं तो हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ जाएं, ताकि उनको भी फायदा हो। बहुत बढ़िया। एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ठीक है, एक बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इनके अंडर एक कमेटी है। किसकी कमेटी है? जितने भी चैंपियंस हैं और जितने भी वेटरन्स हैं। वेटरन्स कौन होते हैं? जो पुराने चैंपियंस होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर इज अ वेटरन। ठीक है, तो चैंपियंस और वेटरन्स की एक कमेटी है इस एसोसिएशन के अंदर। तो पूछ रहा है इस कमेटी का चेयरपर्सन कौन बनाया गया अभी रिसेंटली? इस कमेटी का
चेयरपर्सन किसे बनाया गया? तो इसका चेयरपर्सन आपको बनाया गया है मैरी कॉम को। ठीक है, करेक्ट आंसर इज आपका मैरी कॉम। अच्छा, जाते जाते ही बता दीजिए ये एसोसिएशन, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आप जाते जाते ये बता दीजिए इस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए जाते जाते। मैरीकॉम, श्योर, बहुत बढ़िया, मैरीकॉम करेक्ट आंसर है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जाते जाते बता जाइए। कोलकाता है भैया, ये इंडिया की नहीं है, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल। कोलकाता नई दिल्ली कहाँ से निकल के आ रहे हैं? इंटरनेशनल, थिंक सम इंटरनेशनल, थोड़ा बाहर का सोचिए। ओगम जी का बढ़िया आंसर लगा मुझे, बहुत बढ़िया, उम्दा, बेहतरीन। करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब यहाँ जेनेवा मत लिख देना, ठीक है, जेनेवा नहीं है, दूसरा कंट्री है, ल्यूसैन। इस कंट्री याद रखिए, दूसरा सिटी है, जेनेवा सिटी नहीं है, ल्यूसैन में है। कंट्री का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। भैया दिल्ली इल्ली नहीं है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, यूएसए भी नहीं है, लंदन भी नहीं है। चलिए दिल्ली, दिल्ली नहीं चलेंगे, तो करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर आज हमने आपका 20 क्वेश्चन डिस्कस करे। कल से हम क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, ट्राई करेंगे 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। ठीक है, बाकी देखिए मेन पर्पस हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, मेन पर्पस है कि क्वेश्चन के रेलिवेंट हर पॉसिबल वे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। हर पॉसिबल वे में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, और वो पता ना होने की वजह से ना हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो मेरा टारगेट यही है कि उसको रिलेटेड आपको एक अवेयरनेस बनाई जाए, और करंट अफेयर्स आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इंटरेस्टिंग कर दिया जाए, ताकि आपका दिल लगने लगे करंट अफेयर्स पढ़ने में। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, करंट अफेयर्स पुराने हो जाते हैं तो बोर हो जाता है, पढ़ने में मजा नहीं आता है। कोई पढ़ा देता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो करंट अफेयर्स के नाम पे बस आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर बताते हैं, दो चार उसी से रिलेटेड पढ़ पढ़ के फैक्ट्स बता देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है कि हर एक क्वेश्चन को आप एनालाइज करें, उससे रेलिवेंट जो भी चीजें हैं उसको समझें, एग्जाम में इससे क्या क्या बन सकता है वो समझें। जैसे अब ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात आई तो हमने यहीं पे खट से इसका हेडक्वार्टर भी डिस्कस कर लिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात आई, खट से हमने 6 प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस के, वो डिस्कस कर लिए। तो टारगेट हमारा यही है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी प्रोवाइड की जाए, ना कि टू द पॉइंट बस उसी क्वेश्चन की जानकारी प्रोवाइड की जाए। तो हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस कम भी हो जाते हैं, लेकिन आप कभी एनालाइज करके देखिएगा एक क्वेश्चन से आप कितनी फैक्ट सीख के जा रहे हैं। तो टारगेट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज सीखें, और कोई तो टारगेट नहीं है। इसके अलावा देखिए पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। अब आप के पास टाइम कम है, इस टाइम मोराल डाउन नहीं करना, मोराल डाउन करने का टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास। अब बस रिवीजन मेंटेन कर लीजिए, बेहतरीन वाला रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और रिवीजन के अलावा आपको जो काम करना है वो करना है, अपने माइंड को फ्रेश रखना है। माइंड में बिल्कुल भी कोई निगेटिव थॉट्स नहीं लाने, निगेटिव थॉट्स आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर देंगे, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो चलिए फिर अलविदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे हम। देखिए अंगद जी, कोशिश रहेगी, ठीक है, कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से जितनी भी करंट अफेयर्स में आएंगी हम सब करते रहेंगे, ठीक है सर। 20 मॉडरेट आपके लिए भी हमारे लिए भी, थैंक यू सो मच सर एंड गुड नाइट। अच्छा 20 मॉडरेट आपके लिए भी हमारे लिए भी, चलिए फिर गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।